दोस्तों नमस्कार। 12 बरस के भीतर इस देश में किस किस का कितना स्टेक पर सरकार के साथ लग चुका है, शायद अब ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इन 12 वर्षों के भीतर में इस देश का जब पॉलिटिकल अपोजिशन भी खत्म कर दिया गया, तब जरा सोचिए इस देश के भीतर के कॉरपोरेट, इस देश के भीतर की पॉलिटिकल फंडिंग, इस देश के भीतर हर क्षेत्र में व्यापार के लिए एनओसी, और इस देश में बिकने वाले पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चलते चले जाएं। और इतना ही नहीं, इस देश के तमाम मंत्रालयों के भीतर का बजट भी और उनके कामकाज भी निजी हाथों में सौंपने की कवायद बीते 10 वर्षों में खुलकर हो रही हो। और यह भी सोच लीजिए, इस देश के भीतर डूबने वाली कंपनियों को बैंक राहत दे रही हो, बैंक लोन दे रहे हो, सरकार उन लोन का चुकता कर रही हो, और जिसे पैसा मिल रहा हो वह इस देश को छोड़कर जा रहा हो, या फिर इस देश के भीतर कोई दूसरा बिजनेस उसी गोरख धंधे के साथ खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका हो। यह वाकई इस देश की ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम की एक स्थिति है जो शायद बीती सरकारों के भीतर से मौजूदा वक्त की सरकार में बदल चुकी है। और अब जरा सोचिए कि इस देश में बीते 10-12 बरस में किस किस बड़ी बड़ी कंपनियों का सरकार के साथ क्या क्या स्टेक पर लगा हुआ होगा। इस देश के कितने बिजनेसमैन होंगे, इस देश के भीतर कितने इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, इस देश के भीतर में कौन सा ऐसा सेक्टर होगा और कौन से सेक्टर को संभालने वाले कौन से लोग होंगे जिनकी पहुंच पकड़ या जिन तक पहुंच पकड़ सरकार की नहीं होगी। यानी सरकार अगर चल रही है तो इस देश के भीतर की वह पूंजी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के तर्ज पर निजी हाथों को सौंपी गई और निजी हाथों ने मुनाफा कमाकर पॉलिटिकल फंडिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती, या फिर इन 10 बरस में नेक्सस ही कुछ इस तरीके से बना लिया गया कि इस देश का हर बिजनेसमैन फायदे में रहे, उसके लिए नियम कायदे हो, डूब रहा हो तो फिर एनसीएलटी तैयार है, जिसके पास इस वक्त भी तकरीबन 2000 केसेस पड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी आ जाए जब पहली बार लगने लगे कि अगर जो स्टेक पर लगा है अब उसको भी गंवा तो नहीं देंगे, तब भारत का कॉरपोरेट क्या करेगा। भारत का कॉरपोरेट कर भी क्या सकता है। इससे पहले तो इस देश की एक पारंपरिक पॉलिटिक्स हुआ करती थी। उस पारंपरिक पॉलिटिक्स में सत्ता या विपक्ष, उसे लगता था सत्ता बदलेगी तो विपक्ष सत्ता में आएगा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने तो राजनीतिक लकीर भी बिल्कुल अलग ही खींच डाली, जिसमें इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कहें, सभी सरकार के साथ खड़े होते चले गए। उसे जो संभालने वाले सबसे बड़े बड़े नौकरशाह हैं वह भी सरकार के हक के लिए लड़ते हुए दिखाई देने लग गए। और ध्यान दीजिए, 2014 के बाद पहली बार एक ऐसा संकट आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने उभर कर आया जिसमें दुनिया के तमाम देशों ने उससे निपटने के उपाय सोचने पहले दिन से शुरू कर दिए। यानी ये उपाय 28 फरवरी से ही कमोवेश दुनिया के सारे देश देख समझ रहे थे। और उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी पूरी यूरोपियन कंट्रीज की कतार भी अपने अपने आर्थिक परिस्थितियों को संभालने की लकीर खींच रही थी। लेकिन भारत के भीतर क्या था और भारत के कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का मतलब क्या था और भारत के इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या था। और अब जब संकट गहराया है तो संकट का असर किस पर पड़ेगा? आम आदमी पर पड़ेगा यकीनी तौर पर, लेकिन आर्थिक तौर पर वो कॉरपोरेट जो अभी तक सत्ता से लाभ ले रहा था। इस देश के भीतर सरकार ने 3 स्टेजेस प्राइवेट हाथों में सौंपने की दिशा में कदम बढ़ाए। पहला स्टेज तो बहुत पहले से चला आ रहा था, वो डिसइन्वेस्टमेंट का था। उस दिशा में इस देश की कंपनियां भी आगे बढ़ नहीं पाई, तो उसका दूसरा उपाय निकाला गया। वो उपाय मोनेटाइजेशन का था। और मोनेटाइजेशन का मतलब यह होता है
हम हर चीज आपको सौंपते चले जाएंगे, एक कीमत लगाएंगे, उस कीमत को आप चुकाएंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे, उस मुनाफे में कुछ हिस्सेदारी हमारी होगी। और इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, इन दोनों ने इस देश के भीतर 2019 के बाद से अभी तक लगभग 16 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन कर डाला, जो काम इस देश की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को करना था। यानी पब्लिक सेक्टर खत्म। बिना डिसइन्वेस्टमेंट के पब्लिक सेक्टर, जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, वहां से सरकार ने पल्ला झाड़ा और सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया। तो यह संकट, जिनका स्टेक इस सरकार के साथ लगा हुआ है या सरकार पर लगा हुआ है, उनके सामने भी संकट है। तो सरकार उनके लिए पैकेज का इस्तेमाल करेगी, यानी पैकेज देगी। आरबीआई नोट छापे या इस देश को लोन लेना पड़ जाए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़े कॉरपोरेट है, उनको तो राहत रियायत दी जाएगी। लेकिन जब संकट के दायरे में सिस्टम ही आकर खड़ा हो जाए, तो उसके बाद सवाल एक दो कॉरपोरेट का नहीं होता है। सवाल देश के भीतर हर बड़ी इंडस्ट्री, हर बड़े कॉरपोरेट का होता ही है, जिसकी कतार रिजर्व बैंक के मुताबिक इस देश में तकरीबन 3000 है, जिन्होंने बैंकों से लोन भी लिया। और इन 3000 के भीतर जो खास तौर से लगभग 250 बड़ी कंपनियां हैं, वह भी इस दौर में संकट काल के दायरे में आ गई। अब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ पहेलियों के समान है। बिल्कुल नहीं। यह पहली हकीकत बीते 12 बरस के इस देश के सामने आकर खड़ी हो चली है, जिसमें असर तो व्यापक होगा और उसके दायरे में कॉरपोरेट भी आएंगे। और कॉरपोरेट की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग कम होती चली जाएगी, जो बीते 28 फरवरी के बाद से ही शुरू हो गई थी। हम एक एक आंकड़े को परखें, समझें। पहली बार यह समझ लीजिए कि अब कॉरपोरेट ने जो अपना स्टेक सब कुछ मौजूदा मोदी सरकार पर लगाया था और विपक्ष इस दौर में गायब हो गया। राहुल गांधी क्या इसीलिए उस तेवर के साथ अब मैदान में उतरे हैं, जहां पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारत का इकोनॉमिक सिस्टम बेच दिया गया, और अब जब संकट गहराएगा, तो इस देश पर जब संकट आएगा, तो बड़े बड़े कॉरपोरेटों को इसका लाभ मिलेगा। उन देशों को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने हमारे सिस्टम को खरीद लिया है। कौन है वो? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। दरअसल राहुल गांधी के तीखे तेवर यूं ही नहीं है। वो समझ रहे हैं कि दरअसल इस दौर में संकट तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पर भी आने वाला है, और छोटे कॉरपोरेट या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या देश के छोटे बिजनेसमैन, उन्हें भी तो समझना होगा, उनके भी तो सर्वाइवल की लड़ाई होगी। लेकिन इस देश के भीतर की पहचान तो मजदूर है, किसान है, दलित है, पिछड़ा तबका है, जिसके पास रोजगार नहीं है। खेती की लागत बढ़ गई लेकिन कमाई हो नहीं पा रही है, मजदूरों के पास काम नहीं है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को अगर समझें, तो दुनिया में भारत का इकलौता कॉरपोरेट है जो ऐसी किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है जिसमें लाखों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हो, या फिर प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो कि दुनिया के बाजार में उसके प्रोडक्ट की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह अलग मसला है कि दुनिया के रईसों की कतार में अंबानीज अडानीज का जिक्र आता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत न सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, बल्कि अपने एग्रीकल्चर और अपनी जमीनी संसाधनों को लेकर भी दुनिया के बाजार में बहुत कीमत है उसकी, और उस कीमत पर कब्जा इस देश के कॉरपोरेट्स ने सत्ता के जरिए कर लिया। तो यह एक ऐसा परिस्थिति के बीच फंसा हुआ मंत्र है जिसको लेकर राहुल गांधी के तीखे तेवर हैं। पिछले हफ्ते रिलायंस का नेटवर्थ
2 से 3 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में कम हो गया। यह कम होने की परिस्थिति में कई कॉरपोरेट्स आए, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब युद्ध नहीं हो रहा था या फिर ठीक 1 बरस पहले और आज की तारीख में इस देश की जो टॉप मोस्ट कंपनी रिलायंस है, युद्ध से पहले उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 73 थी, पिछले साल वो 53 थी, अब वो 105 है। HDFC प्राइवेट बैंक जो कि 97 रैंक पर था वो 190 रैंक पर आ गया। एयरटेल जो कि 164 रैंक पर था वो 202 के रैंक पर आ गया। जो TCS है उसकी रैंकिंग पिछले बरस 84 थी, 84 थी, युद्ध से ठीक पहले वो 171 पर था, लेकिन आज की तारीख में उसकी रैंकिंग 300 साढ़े 300 तक पहुंच गई है, वर्ल्ड रैंकिंग। ICICI बैंक, यह भी तो प्राइवेट बैंक है, इसकी रैंकिंग भी 169 थी, जो आज की तारीख में 274 है। LIC जो सबसे ज्यादा पैसा शेयर बाजार में लगाता है और जिसकी अपनी नेटवर्थ इस देश के लोगों ने जितना पैसा जमा कर रखा है, उसकी रैंकिंग 327 थी, जो आज बढ़कर 526 में आ गई है। L&T 370 से बढ़कर 494 पर पहुंच गया। इस देश का सबसे बड़ा बैंक SBI 231 पर रैंकिंग थी युद्ध से ठीक पहले, जो आज की तारीख में 276 हो गया। बजाज फाइनेंस 372 की रैंकिंग थी, आज 469 पर आ गया। और जो NCLT के भीतर मामले इस दौर में लंबित पड़े हैं 1800 से ज्यादा, उसमें इस देश के कॉरपोरेट्स का जो पैसा और बैंकों का जो पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा 150 लाख करोड़ अगर टोटल सबका नेटवर्थ निकाल दे तो इस हद तक है। अब कल्पना कर रहे हैं किस परिस्थिति में इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ इस दौर में पॉलिटिकल नेक्सस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल फंडिंग और पॉलिटिकल कमाई के जरिए बढ़ती हुई नेटवर्थ के जरिए हुआ है। संकट इन 12 वर्षों में पहली बार आया है। इसलिए यह सवाल बड़ा हो चला है कि अब क्या होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर ध्यान दीजिए तो सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है रिलायंस। आज भी वो रशिया से तेल ले रही है और रिफाइन करके बेच रही है, जिसको लाभ हो रहा है। और भारत के भीतर अगर तेल की परिस्थिति को समझें तो जो हम क्रूड ऑयल लेकर आते हैं और उसके बाद जो उस पर रिफाइनिंग का खर्चा होता है, वो 100 रुपए में 45 रुपए खर्च होता है। उस 45 रुपए के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 25% लगती है, स्टेट का टैक्स 20% लगता है और डीलर का कमीशन 10% होता है। और जो कच्चा तेल आ रहा था और रियायत के साथ बीते बरस तक रशिया से लिया जा रहा था, वो रिलायंस कंपनी को कितना लाभ पहुंचा गई। भारत के भीतर जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें इंडियन ऑयल आज भी नफे में है, जबकि आज ही उसने कहा उसके पास जो तेल है, जो भंडार है, वो सिर्फ 30 दिनों का है। यानी संकट गहरा है। इस देश की सरकारी कंपनियों की स्थिति, जो भंडार था वो वाकई 30 दिनों के एवरेज पर आकर अटक चुका है। प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर है, प्रधानमंत्री इन सारी परिस्थितियों से दूर हैं, और जब वो दूर हैं तो आज उनकी तरफ से एक तस्वीर निकल कर आई। उस तस्वीर में वह इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ हैं। मेलोनी ने ही उस तस्वीर को सोशल मीडिया में डाला और जैसे ही डाला वैसे ही राहुल गांधी ने कहा आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। प्रधानमंत्री देखकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। राहुल गांधी का सोशल मीडिया में किया गया यह ट्वीट और उससे पहले प्रधानमंत्री की यह तस्वीर, दोनों एक साथ देख लीजिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. यहां सवाल राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का नहीं है या फिर प्रधानमंत्री की विदेश
यात्रा के दौर के इन तस्वीरों भर का नहीं है। हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो बताया कि दरअसल इस देश के भीतर में जो 665 केसेस पर एनसीएलटी इनिशिएटिव ले रही है, उस 665 केसेस में 300 कंपनियां वैसी हैं जिन्होंने इस देश के बैंकों से लोन लिया है और वो लोन की तादाद 20 लाख करोड़ के लगभग की है। वो पैसा वो लौटा नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और दिवालिया घोषित करने के बाद अब एनसीएलटी उस दिशा में कदम बढ़ा रही है और पहली तिमाही में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में पहली बार वो सिर्फ 36 मामलों को ही देख पाई, 36। इससे पहले का एवरेज अगर देखिएगा तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो 30 कंपनियों के 80 कंपनियों के मामलों को निपटाया था उसने। लेकिन नया सवाल यह है कि जो सरकार रिटर्न ऑफ करती है, जो लोन लिया जाता है और जो कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करती है, उस पर हमारी टीम ने बतलाया कि इस देश को छोड़कर जाने वाले तकरीबन 5000 ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है और अभी पूरे लोन की भरपाई नहीं की है। इन 5000 लोगों में से सिर्फ 150 लोगों को लेकर ही नोटिस जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आखिरी बार आरबीआई की तरफ से जो आई उसमें यह मेंशन है। यानी एक पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कॉरपोरेट प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन और अब इंटरनेशनल डील और ट्रेड के आसरे जो चल रहा था, उसमें भारत की अपनी निर्भरता कम हो रही है। इसीलिए दुनिया का कोई प्रधानमंत्री दुनिया में घूमकर यह नहीं बतला पा रहा है कि दरअसल संकट कितना भयावह होगा। वो भारत के प्रधानमंत्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम इस देश के प्रोडक्शन पर नहीं है, एग्रीकल्चर पर नहीं है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पर नहीं है, वो कॉरपोरेट के नेटवर्थ पर है। और कॉरपोरेट का नेटवर्थ अपने मुनाफे के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग डील करता है, अलग अलग बैंकों से लोन लेता है, दुनिया के दूसरे देशों में उसको एनओसी मिलती है, दूसरी जगहों से वह कर्जा उठाता है और उसके जरिए भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द नजर आती हुई दिखाई देने लग जाती है। लेकिन पहली बार जब संकट पूरी दुनिया के सामने है तो मदद के लिए कौन आएगा? इसीलिए प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों के सामने जाकर जिन स्थितियों का जिक्र कर रहे हैं वो भारत के भीतर की बेबसी है, भारत के अपने इकोनॉमिक सिस्टम की त्रासदी है, जिसका खुला जिक्र आज राहुल गांधी ये कहने से कतराए नहीं कि दरअसल ये जो आर्थिक तूफान है वो महंगाई है, खाद है, गैस है, केरोसिन है और ऐसी महंगाई है जो आपने देखी नहीं होगी। आने वाले समय में महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री इसीलिए विदेश दौरे पर हैं? उन्हें अपनी छवि बरकरार रखनी है या वो छवि टूट रही थी, दोबारा से उस छवि को जोड़ने भर का एक प्रयास है? या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों के जो भी सेंट्रल बैंक हैं उनके लिए यह मैसेज है कि भारत का कॉरपोरेट ढहेगा नहीं, हम उसे खड़ा कर देंगे और डॉलर को लेकर जो इकोनॉमी चलती है वो चलती रहेगी? ये सारे सवाल यात्रा से क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौर में, चाहे वो यूएई में मौजूद हो, चाहे वो नॉर्वे और नीदरलैंड्स में मौजूद क्यों ना हो, वो इटली में ही मौजूद क्या ना हो, लेकिन इस दौर के उस आर्थिक संकट के साथ
भारत की आर्थिक परिस्थितियों को वह खुले तौर पर जोड़ भी रहे हैं। हमें लगता है कि इस दौर को समझने के लिए कतर की स्थिति को जरा समझ लेना चाहिए। उसको इसलिए समझना चाहिए क्योंकि कतर जो गैस निर्यात करता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 90 के दशक में जब पहली बार समुद्र के नीचे उसे एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिला, उसके बाद से उसकी तकदीर बदल गई और बीते 30 बरस में वो दुनिया के सबसे रईस देशों में उसकी शुमारी होने लगी। पहले वो सिर्फ समुद्र के भीतर से मोती निकालता था, समुद्री व्यापार करता था, लेकिन जैसे ही एलएनजी गैस मिली उसके बाद उसने पूरी दुनिया में गैस सप्लाई करना शुरू कर दिया। लास्फहाइन, जब वहां पर ईरान ने हमला किया, एक झटके में गैस प्रोडक्शन बंद हो गया। पूरे अप्रैल के महीने में गैस प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, और वहीं की सरकार और इकोनॉमिस्टों ने बतला दिया कि उसकी ग्रोथ जो है 8% नीचे आ गई, और आज की तारीख में वहां पर एलएनजी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उस देश की इकोनॉमी डगमगा चुकी है। ठीक इसी तर्ज पर जरा भारत की स्थिति देखिए। भारत की पूरी इकोनॉमी बीते 12 वर्षों में कॉरपोरेट के नेक्सस और प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की थ्योरी तरह चलते चली गई। उसमें इस देश के नागरिकों का योगदान बतौर मजदूर भी नहीं है, फैक्ट्री तो दूर की बात है। और कतर जो आज की तारीख में जिससे भारत 40 से 47% एलएनजी लेता है, वो जो गैस लेता है वो नहीं आ पा रहा है, तो संकट तो आएगा। और अगर कच्चे तेल को समझे तो रूस से भारत कितना तेल खरीदता है। भारत एक वक्त, अगर आप चले जाइए 2024 के वक्त में, तो भारत लगभग अपने देश से जो तेल लेता था उसमें 44% तक तेल ले रहा था रशिया से। आज की तारीख में वो घटकर 22% आ गया, और ये 22% आया। उसके बाद जहां जहां से आ रहा था वो सभी युद्ध में फंसते हुए देश थे। सऊदी अरब 21% आ रहा था, बंद हो गया। इराक से 20% आ रहा था, बंद हो गया। यूनाइटेड अरब अमीरात से 10% आ रहा था, बंद हो गया। अमेरिका से 7% आ रहा था। इस दौर में उसके लॉजिस्टिक और कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो एनर्जी ही जब आपके पास नहीं है तो हर चीज प्रभावित होगी। वो आवाजाही हो, वो प्रोडक्शन हो, वो कोई भी चीज हो, वो प्रभावित होगी, और इस हद तक होगी कि उसके बाद देश की इकोनॉमी डामाडोल नजर आएगी। दरअसल इसीलिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जब गायब है और इस देश के कॉरपोरेट का स्टेक आर्थिक तौर पर और उनकी अपनी कंपनी के तौर पर जो सरकार के साथ ही चल रहा था, अगर वो डगमगाएगा तो फिर ये बड़े कॉरपोरेट और बिजनेसमैन किस पॉलिटिकल दिशा में शिफ्ट होंगे। इसीलिए राहुल गांधी के तीखे तेवर आज इस हद तक चले गए कि उन्होंने खुले तौर पर रायबरेली में लोगों से कहा, संविधान को खारिज करने वाली सरकार, संविधान को ना मानने वाली सरकार अगर आपके दरवाजे पर आती है, अगर आरएसएस का स्वयंसेवक आपके दरवाजे पर आता है, तो आपको उसे सीधे जवाब देना होगा। यह दरअसल एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी है जो राहुल गांधी लग रहा है कि पॉलिटिकल तौर पे एक अपोजिशन का एक फॉर्मेट तो तैयार हो, जिसके बाद इस देश के भीतर में वो इकोनॉमी जो पॉलिटिकल तौर पर अभी सत्ता के साथ है, वो कुछ अल्टरनेटिव रास्तों को तलाशने तो लग जाए। और पहली बार खुले तौर पर राहुल गांधी ने कहा, जब आपके दरवाजे पर पहुंचे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या संघ का स्वयंसेवक हो, आप उसे क्या कहेंगे? मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है। दरअसल यह संकेत है कि इस वक्त राहुल गांधी आने वाले वक्त की उस आहट को देखकर पहले से ही इस देश के नागरिकों को सचेत कर रहे हैं कि उन्हें लड़ना सीखना होगा। यह लड़ाई नोटबंदी के वक्त इस देश ने नहीं लड़ी। इस लड़ाई को
जीएसटी के वक्त भी यहां के छोटे मंझोले व्यापारियों ने नहीं समझा। और कमोवेश इस देश के भीतर जब पहली बार प्राइवेटाइजेशन से आगे निकलकर मोनेटाइजेशन की दिशा में एक पाइपलाइन बनाई गई और 6 लाख करोड़ की पहली बार और उसके बाद 10 लाख करोड़ की दूसरी बार बनाई गई, तब भी यह देश तैयार नहीं हुआ कि उन्होंने जिन नेताओं को चुना जो मंत्री बन गए, उन मंत्रालयों के कामकाज को भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और स्थिति इस दौर में बैंकों से लेने वाले लोन और ना लौटान कर लोन के बदले रिटर्न ऑफ सरकार के जरिए करना, जो एक आंकड़ा 16 से 25 लाख करोड़ के बीच रेंगता है, इसका कोई जवाब आरबीआई भी आज तक दे नहीं पाया। लेकिन इस पूरे 12 साल के सफर में संकट कभी नहीं आया इस तरीके से। जो संकट आया वो हमारी इकोनॉमी के बीच का था, हमारे देश के बीच का था, तो उसको कॉरपोरेट के पैसे और इलेक्शन की जीत के सहारे संभाल लिया गया। अब पहली बार एक ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें दुनिया के सामने प्रोडक्ट्स की किल्लत है। ढहती हुई परिस्थिति में जो संकेत जिस तूफान की आहट का जिक्र कर रहे हैं, उस तूफान का मतलब आने वाले वक्त में इस देश के मजदूर और किसान और इस देश की रसोइयां सबसे पहले कंगाल होगी, यह उसके संकेत हैं। दूसरा संकेत रोजगार न मिल पाना और मिले हुए रोजगार का खत्म होते चले जाना, यह दूसरा संकेत है। और तीसरा संकेत उस छिटपुट घूमती हुई इकोनॉमी के पहिए पर ब्रेक लग जाना, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल लाभार्थी ही बचे। कुछ यह संदेश इस वक्त की अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी आहट है, जिसकी उम्र 1 से 3 महीने के बीच है। भंडार 1 महीने का है, क्राइसिस पूरे तरीके से जब छाएगा तो उसकी उम्र 3 महीने के बीच की है। स्थितियां भयावह तो है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री यात्रा पर हैं। लौट आए तब फिर बात होगी उनसे सीधे संवाद के जरिए। ना इंटरव्यू देते हैं, ना जवाब देते हैं। फिर पूछा जाएगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, कहां है, क्यों नहीं है, और कॉरपोरेट के लिए कैसा पैकेज सरकार ने तैयार कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।